हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी कैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बनाती है जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर जाता है। उसमें हम सारा ब्रेकअप डिस्कस करेंगे। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे किसी एम्प्लॉय का 30 डेज का नोटिस पीरियड है, उसने सिर्फ 10 डेज का ही सर्व किया और जो बाकी के 20 डेज जो उसने सर्व नहीं किया नोटिस पीरियड, उसको हम कैसे रिकवर करेंगे, कैसे एक एचआर एक कंपनी उस नोटिस पीरियड को रिकवर करती है, कैसे उस नोटिस पीरियड को उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, प्लस अगर कोई उसका अर्न लीव का बैलेंस है उसको कैसे फुल एंड फाइनल में एडजस्ट किया जाता है। एंड अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल किसी कंपनी में लगाए हैं तो उसका फाइनल ग्रेचुटी कितना बनेगा, वो सब हम इस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में जानेंगे। एक पेड कोर्स से भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, बिल्कुल फ्री है, स्टेप बाय स्टेप एंड बिल्कुल इजी वे से इसको समझेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो समझते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे एक एम्प्लॉय का एचआर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट निकालते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एचआर है या नॉन एचआर। सबको अपने फुल एंड फाइनल का पता होना चाहिए कि एचआर ने हमारे पैसे कैसे एडजस्ट किए और कितने पैसे हमारे अकाउंट में आए और कैसे आए। तो चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। यही फॉर्मेट मैं अपनी कंपनी में भी यूज करता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स लिखते हैं एम्प्लॉय की, जैसे उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डिपार्टमेंट और उसका रीजन क्या है कंपनी को छोड़ने का, कितने दिन उसने कंपनी में काम किया, किस मंथ की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की सैलरी बन रही है। जैसे वो मार्च मंथ की बन रही है तो यहाँ पे सैलरी मंथ हमने यहाँ पर मार्च 2026 लिख दिया है। नीचे आ जाते हैं उसके कंपोनेंट, उसकी एक्चुअली सैलरी कितनी है, रेट ऑफ सैलरी और उसके अर्निंग हेड्स आ जाते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, कन्वीनियंस अलाउंस, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, टोटल ग्रोस सैलरी। रेट ऑफ सैलरी के साथ आप देख रहे होगे अर्निंग, इसमें वो सैलरी आएगी जितने भी दिन उस मंथ में उसने काम किया है। जैसे उसके पेड डेज यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम 10 डेज के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट साइड में आप देख रहे हो डिडक्शन हेड है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, टीडीएस जो भी उस पर एप्लीकेबल है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर टोटल डिडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पर हम उसकी नेट सैलरी यहाँ पर निकालेंगे। फिर आ जाता है फुल एंड फाइनल पेमेंट ब्रेकअप। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेट सैलरी जो हमने ऊपर निकाली वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम उसने कितनी अर्न लीव अपने पास एक्यूमुलेट की है वो अर्न लीव हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम ग्रेचुटी कैलकुलेट करेंगे। ग्रेचुटी का फॉर्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेचुटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रेचुटी कब कैलकुलेट होता है और कितने परसेंट कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसकी टोटल अर्निंग हम निकाल लेंगे। फिर उसका नोटिस पीरियड, जो उसने नोटिस पीरियड यहाँ पर सर्व नहीं किया उतने दिन की हम यहाँ पर उसकी डिडक्शन कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करना। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय के आपको पूरी डिटेल लिख लेनी है, जैसे मैंने लिखी है। आपके पास एम्प्लॉय के पेड डेज होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम उसकी अर्निंग से। उसकी टोटल अर्निंग हम निकालेंगे। अर्निंग किस बेस पे कैलकुलेट होगी, जितने भी दिन उसने काम किया उस मंथ में। जैसे मार्च का मंथ है, उसने 20 डेज काम किया तो 20 डेज की हम उसकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ पर निकाल लेंगे। बट इस केस में जो पंकज शर्मा एम्प्लॉय है उसने 10 डेज ही मार्च में काम किया और उसने 20 दिन का नोटिस सर्व नहीं किया, तो हम यहाँ पर 10 डेज की सैलरी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम उसकी बेसिक सैलरी निकाल लेंगे 10 डेज की। फिर हम उसकी कन्वीनियंस अलाउंस निकालेंगे 10 डेज का। तो हमें 10 डेज के अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग निकालनी है। कैसे निकालते हैं बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर हम राउंड का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू राउंड उसकी एक्चुअल बेसिक सैलरी कितनी है 25,000, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन एक्चुअल सैलरी डिवाइड बाय 31। डिवाइड बाय 31 मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि मार्च में 31 डेज होते हैं तो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 31 इंटू जितने भी उसके पेड डेज हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। 8065 हमारे सामने निकल कर आ गया। इसी फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो 16,129 उसकी 10 डेज की सैलरी हमारे सामने निकल कर सामने आ गई है। अब राइट साइड में आप डिडक्शन के पार्ट है। प्रोविडेंट फंड हम कैसे निकालेंगे। प्रोविडेंट फंड भी उसकी 10 डेज की सैलरी पर निकलेगा। जितने भी दिन उसने काम किया है उसके बेस पर ही उसका प्रोविडेंट फंड हम निकालेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना प्रोविडेंट फंड हम कैसे निकाल रहे हैं।
यहाँ पर उसकी एक्चुअल बेसिक सैलरी 25,000 है। अगर उसने पूरा मंथ काम किया होता तो यहाँ पर हम उसकी 15,000 सैलरी ही कंसीडर करते। एज पर ईपीएफओ गाइडलाइन मैक्सिमम 15,000 तक की कैपिंग है, तो यहाँ पर हम 15,000 ही कंसीडर करते। बट अब जैसे उसकी अर्निंग 10 डेज के हिसाब से है, तो अब उसकी 10 डेज की जितनी भी बेसिक अर्निंग आई है हम उस पर 12% कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 12 परसेंटेज कोमा 0 ब्रैकेट 1 एंटर। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कैसे निकाला है। प्रोविडेंट फंड बेसिक का 12% होता है। अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर है तब भी हम यहाँ पर 15,000 पर ही 12% निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी 15,000 से सैलरी कम थी 8065, तो हमने 8065 का 12% यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ईएसआई इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ईएसआई उन्हीं पर एप्लीकेबल होता है जिनकी सैलरी अप टू 21,000 होती है। जिनकी भी ग्रोस सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है उस पर ही ईएसआई एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस एम्प्लॉय की टोटल ग्रोस सैलरी 50,000 है, तो इस केस में यहाँ पर ईएसआई इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। हम यहाँ पर ईएसआई 0 लगा देंगे। ईएसआई कितने परसेंट निकलता है एम्प्लॉय का? 0.75%। सपोज अगर इसकी सैलरी 20,000 होती तो हम यहाँ पर 0.75% ऑफ ग्रोस यहाँ पर निकाल लेते। जैसे हमने पीएफ 12% निकाला था उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ईएसआई निकाल लेते। टीडीएस भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी सैलरी 50,000 है, तो यहाँ पर टीडीएस भी हम 0 कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब उसकी टोटल डिडक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला निकालेंगे। सम का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 968 टोटल उसकी डिडक्शन है, जो कि प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है। तो टोटल डिडक्शन हमने यहाँ पर निकाल ली। अब नेट सैलरी कैसे निकालते हैं? नेट सैलरी बेसिकली होती है ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। अगर उसकी डिडक्शन ईएसआई की भी होती तो उसकी टोटल डिडक्शन थोड़ी बढ़ जाती, बट इस केस में ना ईएसआई की डिडक्शन है ना टीडीएस डिडक्शन है, तो उसकी टोटल डिडक्शन है 968। और उसकी ग्रोस अर्निंग जो उसकी निकल कर आई थी 10 डेज की, वो थी 16,129, मतलब 16,129। तो हम यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे। 16,129 माइनस 968 टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पर उसकी नेट सैलरी हमारे सामने निकल कर आ गई, दैट इज 15,161। तो ये उसकी नेट सैलरी हमारे सामने निकल कर आ गई है। अब आ जाता है नीचे फुल एंड फाइनल पेमेंट का ब्रेकअप। अब फुल एंड फाइनल ब्रेकअप क्या होगा? अब उसकी फुल एंड फाइनल हम कैसे करेंगे? किसी एम्प्लॉय का जितने भी दिन उसने काम किया, एक तो वो सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने नेट सैलरी उसकी निकाल ली है, जो कि है 15,161, हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम निकालेंगे उसकी अर्न लीव कितनी है। उसके पास टोटल अर्न लीव जो पड़ी थी वो थी 12 दिन के बाद 12 दिन की उसकी अर्न लीव पड़ी थी। अर्न लीव को हम शॉर्ट फॉर्म में ईएल भी बोलते हैं। अर्न लीव हम कैसे निकालते हैं? कोई भी एम्प्लॉय अगर एक महीने में 20 दिन काम करता है, 20 वर्किंग डेज काम करता है, तो उसकी एक अर्न लीव बन जाती है। तो इस केस में इस एम्प्लॉय के पास 12 अर्न लीव का बैलेंस बचा है। तो अर्न लीव हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी पर। जिस दिन वो कंपनी को लेफ्ट कर रहा है उसकी जितनी भी बेसिक सैलरी है उस टाइम पर, उसके बेस पर उसकी अर्न लीव कैलकुलेट होती है। इस केस में इस एम्प्लॉय की 25,000 इसकी एक्चुअल बेसिक सैलरी है, तो इसके ऊपर हम उसकी अर्न लीव कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम 25,000 बेसिक सैलरी लिख देंगे। तो अर्न लीव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर भी हम राउंड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू राउंड 25,000 यानी उसकी बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 31। 31 का महीना है मार्च का, तो हम यहाँ पर डिवाइड बाय 31 कर देंगे। जितने भी उसकी अर्न लीव का बैलेंस है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसको हम या तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, या फिर हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट 1 एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका अर्न लीव का बैलेंस हमारे सामने निकल कर आ गया, जो कि बनता है 9677। ये उसकी सैलरी में जुड़कर अभी तक 24,000 उसकी सैलरी बन रही है। तो समझना बहुत जरूरी है हर एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि जब हम किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सैलरी किस बेस पर कैलकुलेट हुई है। तो अभी तक उसका बैलेंस बन रहा है 24,838 रुपीज। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी किन पर अप्लाई होती है? जिस एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में 5 साल की या 5 साल से ऊपर की सर्विस की है उनको ग्रेचुटी एप्लीकेबल होती है। तो आप जैसे देख सकते हो इस एम्प्लॉय ने 3 अप्रैल 2020 को ज्वाइन किया था, जो कि 5 ईयर से ऊपर का टेन्योर है।
तो इसके लिए ये ग्रेचुटी एप्लीकेबल है। तो एज पर ग्रेचुटी एक्ट अगर किसी इंप्लॉय ने 4 ईयर 240 डेज यानी कि 4 ईयर 8 मंथ भी किसी ने काम किया है तो उसको भी एज पर एक्ट कंपनी को ग्रेचुटी में कंसीडर करना ही होगा। तो ग्रेचुटी एक्ट ये कहता है अगर कोई इंप्लॉई 4 साल 8 महीने भी किसी ने काम किया है तो उसको भी 5 ईयर का ही कंसीडर किया जाएगा, तो वो भी ग्रेचुटी के अंदर आएगा, उसको भी 5 साल की ग्रेचुटी मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम ग्रेचुटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ग्रेचुटी किस पर निकलती है? ग्रेचुटी भी बेसिक सैलरी पर निकालते हैं, पीएफ भी बेसिक सैलरी पर निकलता है, अर्न लीव भी बेसिक सैलरी पर निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम ग्रेचुटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुटी का फॉर्मूला आपसे इंटरव्यू में करवा के देखा जा सकता है। अगर आप एचआर में नहीं भी हो, आपने किसी भी कंपनी में 5 साल लगाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी ग्रेचुटी मिलने वाली है। तो आप अपनी ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो। इज इक्वल टू राउंड बेसिक सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर, जितने भी साल आप यहाँ पे काम किया। जैसे इस केस में इस एम्प्लॉय ने लगभग 6 साल यहाँ पर काम किया है, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 26 कोमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पर इसकी सैलरी बन रही है 86,538। मतलब 86,000 उसको फ्री के मिले सिर्फ 5 साल काम करने के। ये एक गिफ्ट है। अगर कोई भी एम्प्लॉय 5 साल किसी कंपनी में लगा रहा है तो उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिलता है, कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलता है, जो कि एक ग्रेचुटी का एक्ट है और कंपनी को देना ही पड़ता है। तो अब उसकी सैलरी बन गई है 1,11,376। 86,000 उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, जो कि उसने बस उस कंपनी में 5 साल लगाने थे। तो कमेंट करके बताओ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अपनी ग्रेचुटी कैलकुलेट कर कमेंट में लिखो। तो यहाँ पर उसकी टोटल अर्निंग बन जाती है 1,11,376 ओनली। अब जो सबसे बड़ी डिडक्शन आती है उसकी नॉन नोटिस पीरियड सर्व, मतलब जितने भी दिन का उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया उतने दिन की उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। मतलब 30 डेज का नोटिस था, उसने 10 दिन का ही नोटिस सर्व किया, मतलब 20 डेज का नोटिस उसने सर्व नहीं किया, तो 20 डेज यहाँ पर उसके लेस हो जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जो नोटिस पीरियड डिडक्ट होता है वो बेसिक सैलरी पर नहीं होता, वो ग्रोस सैलरी पर होता है। अब उसकी ग्रोस सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000 पर ही उसका नॉन नोटिस पीरियड डिडक्ट होगा। अब कितना होगा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 31 इंटू 20, तो उसकी 32,258 रुपये उसके कट गए। 32,000 उसके माइनस हो गए। क्यों माइनस हो गए? क्योंकि उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था। तो उसकी फाइनल जो सैलरी बन के रह जाती है, नेट पेमेंट जो उसके अकाउंट में आएगी 79,118, मतलब 80,000 के राउंड उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आएगी। 80,000 कैसे आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, जितनी भी उसकी डिडक्शन थी नोटिस पीरियड ना सर्व करने की, उसको माइनस कर देंगे तो उसकी नेट पेमेंट निकल कर आ जाएगी। तो ये 79,000 उसके अकाउंट में जाएंगे, जिसमें आती है उसकी नेट सैलरी, जितने भी दिन उसने काम किया, जितना भी उसका अर्न लीव का बैलेंस था वो आ जाएगा। अगर वो ग्रेचुटी में कवर है तो उसका ग्रेचुटी का अमाउंट आ जाएगा, जो कि मैंने आपको सिखाया। तो यहाँ पर उसकी टोटल अर्निंग आ गई। लेस हमने क्या किया, जो उसका नॉन नोटिस पीरियड, जो उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था, वो हमने यहाँ पर लेस कर दिया, जिससे उसकी टोटल अर्निंग हमारे सामने कैलकुलेट होकर आ गई। तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल वे से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मुझे डीएम कर सकते हो, तो वहां पे मैं और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने तरीके से बहुत सिंपल समझाया है, बट हर किसी का लेवल सेम नहीं होता। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया, पहले आप वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिए। फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ग्रेचुटी कैसे निकालते हैं मैंने समझाया, फिर भी नहीं समझ आया तो मैं ग्रेचुटी का एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि ग्रेचुटी हम कैसे निकालते हैं, क्या टर्म्स होती हैं, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट कर बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करना सभी इंप्लॉइज के साथ जो भी कंपनी में काम कर रहा है, ताकि सबको पता चल सके कि फुल एंड फाइनल एक्चुअली होता क्या है
कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए जब हमारी फुल एंड फाइनल की स्लिप हमारे सामने पड़ी हो, ताकि हम अपने एचआर से उस बारे में बात कर सकें। अगर हमने 5 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं तो ग्रेचुटी के बारे में बात कर सकें, अर्न लीव के बारे में बात कर सकें, क्या कुछ रह गया है उसके बारे में हम अपने एचआर से बात कर सकें। तो सभी को शेयर करना बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।